It is the pulse of global trade. But tension here is rising, a flashpoint for global conflict. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्ट्रेटजिक स्क्वायर। आज हम बात करेंगे जी साउथ चाइना सी पे। अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो रिसेंटली 4-5 दिन पहले जो है वो आसियान के फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें साउथ चाइना सी पे जो टेंशन चल रही है चाइना के दरमियान और बाकी मुल्कों के दरमियान, उस पर बड़ी तफसीली बात हुई है। तो उससे मुझे ख्याल आया कि आप लोगों को साउथ चाइना सी के प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जा सके। ये पहला जो इंट्रोडक्टरी स्लाइड है ये आप देखेंगे तो इसमें आपको ये टोपोग्राफी जो है नज़र आएगी और बाथोमेट्री नज़र आएगी, पानी की डेप्थ और टोपोग्राफी जो है इस एरिया की ताइवान से लेके और यहाँ मलेशिया तक, जिसके अपोजिट चाइना है और इस तरफ वियतनाम है। तो ये आप देखेंगे तो चाइना के साथ जो कोस्ट है वो आपको लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रही होगी। ये बिल्कुल बहुत शैलो पानी है ताइवान तक, और ताइवान तक अगर आप देखें तो बिल्कुल ऑलमोस्ट पेल वाइट किस्म का आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसलिए कि ये बहुत शैलो है, ये 30 फीट से लेके किसी जगह तक 300 फीट तक है और इसमें से सबमरीन्स का निकलना डिटेक्ट हो जाती हैं और बहुत सारे चाइनीज़ नेवी को प्रॉब्लम्स आती है ताइवान स्ट्रेट से बाहर ब्रेकआउट करते हुए पैसिफिक में। उसके सामने ताइवान है, ताइवान के साथ अगर आप देखें तो आइलैंड्स की चेन है और ये उसके बाद फ़िलीपींस है, फ़िलीपींस के बाद ब्रुनाई और मलेशिया आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं फर्स्ट आइलैंड चेन। ये पहली ब्लॉक है चाइना के पैसिफिक ओशन में निकलने के लिए और इस तरफ मलेशिया से ये इंडियन ओशन में निकलने के लिए ये वो चोक पॉइंट्स हैं जो अमेरिका ने रीइंफोर्स किए हुए हैं, चाइना के सामने खड़े किए हुए हैं ताकि चाइना इसमें से ब्रेकआउट ना कर सके। तो ये है पहला चीज़ आपको समझाना कि फ़र्स्ट आइलैंड चेन शुरू होती है जापान के साउथ से, जापान के साउथ के आइलैंड्स, उसके बाद ताइवान, ताइवान के बाद फ़िलीपींस, फ़िलीपींस के बाद ब्रुनाई, मलेशिया और उसके बाद इंडोनेशिया। ये फ़र्स्ट आइलैंड चेन है जो चाइना को रोक के रखा हुआ है अमेरिका ने इस चेन के सामने। तो आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि साउथ चाइना सी पे चाइना का क्लेम क्या है और बाकी जो मुल्क हैं उनका क्लेम क्या है, किस क्लेम को हिस्टोरिक हैसियत हासिल है, कौन सी क्लेम आज के इंटरनेशनल लॉ जो है यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द सीज़ उसको स्टेट्स यूज़ करते हैं, कुछ हिस्टोरिक को यूज़ करते हैं। इस पर हम आगे चल के आज बात करेंगे। तो पहले आपको ये नक्शा दिखाना था कि इसकी बाथोमेट्री, इसकी डेप्थ आपको पता चल जाए कि अच्छा ताइवान के बिल्कुल जब आप बाहर निकलते हैं टूवर्ड्स द पैसिफिक ओशन तो एकदम 1300 फीट का ड्रॉप है ओशन में। यानी अगर चाइना को ताइवान मिल जाता है तो चाइना की जो नेवी है वो डायरेक्टली उसकी सबमरीन्स इतनी डेप्थ में निकलेंगी कि वो ट्रेस नहीं हो सकेंगी और चाइना की नेवी के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट बात इसमें हम क्या करेंगे ये आपको बताते हैं जी चोक पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अब आप देखेंगे अगर इस नक्शे को तो इसमें एक आपको नज़र आ रही होगी 9 डैशेस नज़र आ रहे हैं जो इस तरह यू शेप में जाते हैं। इस पर आगे मैं तफसील से बात करूंगा। इसको कहते हैं द 9 डैश लाइन। ये 9 डैश लाइन जो है ये 1930s में जब फ्रेंच और जापानीज़ कब्ज़ा कर रहे थे सारे इलाके पे, छोटे आइलैंड्स पे, ताइवान पे जापानीज़ का कब्ज़ा था तो चाइनीज़ की जो उस टाइम नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी चिन काई शेक की, जिसको बाद में माओ ने डिफीट किया था, उस गवर्नमेंट ने ये मैप निकाला था कि जी ये 9 डैशेस के अंदर जितने भी छोटे आइलैंड्स, एटॉल्स, रीफ्स हैं जो पानी के नीचे डूबी होती हैं, पानी नीचे होते ऊपर आ जाती हैं, उन पे वो हमारा राइट है क्योंकि ये हिस्टोरिकली चाइना के का एरिया रहा है, चाइना की सी रही है। तो ये मैप 1930s का मैप है जिसको आज चाइना की गवर्नमेंट बेस करती है कि जी देखें ये तो हमारा हिस्टोरिक इस पे क्लेम है, ये हमारा आज का बनाया हुआ मैप नहीं है, हमारा हिस्टोरिक मैप है। इस पर मैं तफसील से आपको बात करता हूँ। फिर वही शैलो सी, साउथ चाइना सी बहुत शैलो सी है। जब तक आप फर्स्ट आइलैंड चेन से बाहर नहीं निकलते ये सी शैलो रहती है, जिसकी वजह से नेवल एक्टिविटी के लिए इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। आगे चलते ये जनाब ये जो स्लाइड है ये आपको बताती है कि ये जो अभी मीटिंग हुई है आसियान की, इसमें क्या क्या बात हुई है कि जी एक तो इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि चाइनीज़ जो है वो आइलैंड्स बना रहे हैं, उधर उनकी जाती है कोस्ट गार्ड की शिप्स, तो वहाँ से फ़िलीपींस की आती है, उनमें टकराव हो रहे हैं, कभी हाथापाई हो रही है, कभी वाटर कैनन से पानी की तोपों से एक दूसरे पर पानी फेंक रहे हैं। तो जी इसको जो है सीरियस इंसिडेंट्स को कम करना चाहिए। आगे चल के वो कहते हैं कॉल फॉर रिस्ट्रेंट एंड नॉन मिलिटराइजेशन। ये सारों ने मिलकर बात की है कि जी रिस्ट्रेंट करें और मिलिटराइज ना करें साउथ चाइना सी को, इसको सिविलियन डोम्स में डोमेन में रखें, यानी कोस्ट गार्ड, कस्टम्स इसमें रखें, नेवी की तरफ, आर्मी की तरफ, मिलिटराइजेशन की तरफ ना ले जाएं। इसको हम आपस में मिल बैठ के किसी तरीके से बात कर लेंगे। लेकिन अगर एक मरतबा चीज़ मिलिटराइज हो गई उससे ये होगा कि वो फिर जब मिलिट्री बीच में आ जाती है तो फिर आपको पता है कि उसके
स्टेक्स बढ़ जाते हैं, ख़तरात बढ़ जाते हैं। तो एक ये बात की गई है। फिर जो नॉन चाइनीज़ आसियान के मेंबर्स हैं उन्होंने कहा है कि जी अप होल्डिंग इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सीज़, ये जो मैंने आपको बताया कि 1982 में अनक्लॉस कहते हैं इसको, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, अनक्लॉस कहते हैं इसको। इसने बताया कि जी 12 किलोमीटर जो है नॉटिकल माइल एक स्टेट का टेरिटोरियल वाटर है, यानी वो उसकी अपनी ज़मीन है। 12 किलोमीटर तक उस पानी में कोई दूसरा बाहर का मुल्क नहीं आ सकता। उसके बाद 200 किलोमीटर तक उसको कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी उस 200 किलोमीटर तक सिर्फ वो मुल्क जिसकी कोस्ट लगती है वो उसमें ऑयल ड्रिलिंग, फिशिंग, मादनियात निकाल सकता है, उसके इकोनॉमिक जोन को इस्तेमाल कर सकता है फॉर 200 किलोमीटर्स। उसके बाद फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक और चीज़ है, वो 500 किलोमीटर तक जाता है, लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल वाटर शुरू जाते हैं जिसमें कोई भी मुल्क कुछ भी कर सकता है। लेकिन 200 किलोमीटर्स पहले EEZ, उसमें आप दूसरे की आके फिशिंग नहीं कर सकते, उसमें आप आके ऑयल ड्रिलिंग नहीं कर सकते, आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। और 12 नॉटिकल माइल जो है वो आपका अपना टेरिटोरियल वाटर है, उसमें कोई बाहर का मुल्क नहीं आ सकता। तो इन्होंने कहा कि जी अनक्लॉस को हम फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आप वो 9 डैश लाइन चाइना की देखें, यहाँ पर इस रेड लाइन से आपको पता चल रहा होगा इस मैप में, तो वो तो सब की कोस्ट के साथ से बिल्कुल गुजरती है, वो तो 200 किलोमीटर पीछे है ही नहीं। अब ये है प्रॉब्लम कि यहाँ पे जो अनक्लॉस का रूल है वो चाइना के ख़िलाफ़ जाता है। इस रूल को इस्तेमाल करते हुए 2016 में फ़िलीपींस इसको लेके गया यूनाइटेड नेशंस में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कि जी हमारा ये मसला चाइना के साथ हल कराएं। तो चाइना ने उसमें जो अपना डिफेंस दिया, पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि जी हम इस कोर्ट को नहीं मानते, आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है हमारे इस मामले में पढ़ने की, क्योंकि हम इस पर सिग्नेटरी नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक डिफेंस भी दिया, उन्होंने कहा जी हमारा जो क्लेम है वो है, मैं आगे चल के आपको एक स्लाइड भी इस पर बनाई हुई मैंने, कि जी हमारा क्लेम जो है वो है कि हमारा हिस्टोरिक राइट है, ये अनक्लॉस से पहले, सब चीज़ों से पहले ये ट्रेडिशनली चाइना का समंदर था और सारे एक्सेप्ट करते थे। अब आपने जो है रूल्स चेंज चूंकि कर दिए हैं यूनाइटेड नेशन ने, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा हिस्टोरिक क्लेम इसमें से निकल जाता है। अच्छा, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये मुल्क आपस में सारे जो हैं आसियान के बड़े अरसे से बैठ करके एक चीज़ है उसको कहते हैं COC, कोड ऑफ कंडक्ट, एक डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कि जी ऐसा हम कोई तरीका बना लें कि हम ना चाइना की बात पूरी माने, ना UN वाली बात जो फिलीपींस के फेवर में जाती है उसको पूरे माने, और ऐसा एक कोड ऑफ कंडक्ट बना लें कि यार आप ये भी इस्तेमाल कर लेंगे, इसमें से पेट्रोल ये निकालेगा, उसमें से वो करेगा, कोई मिल मिला के ऐसा रास्ता निकला है कि जिससे हमारा ये मसला साउथ चाइना सी का हल हो सके। क्योंकि इस साउथ चाइना सी के प्रॉब्लम को लोग यूज़ करते हैं, फॉरेनर्स, आउटसाइड पावर्स यूज़ करती हैं चाइना को डिस्टेबलाइज करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। प्रैक्टिकल मेजर्स एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये आप पढ़ लेंगे। डायलॉग विद चाइना एंड पार्टनर्स कंट्रीज के चाइना COC एंड रीजनल स्टेबिलिटी के लिए चाइना जो है वो COC को एक्सेप्ट करे, और जो पार्टनर्स हैं यानी ऑस्ट्रेलिया, US, जापान और इंडिया, जो कहते हैं कि चूँकि हमारी भी यहाँ से ट्रेड गुजरती है तो हम इसमें पार्टनर्स हैं, हमारा भी स्टेक है, और उनको जो है उनको भी इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो इसमें पार्टी बन सकें। और किसी तरह की, चाइना इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। चाइना कहता है जी आउटसाइडर्स का कोई काम इसमें नहीं है, ये हमारे दरमियान एक मसला है और हम आपस में बैठ के इसको बात करेंगे। इसमें जो ये लगा हुआ है, मैप लगा हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो ये सारे स्ट्रेट्स हैं जो चाइना को चोक करते हैं, जिससे चाइना को जहाँ से बंद करके चाइना का ट्रेड रोका जा सकता है। लुजोन स्ट्रेट चाइना के बिल्कुल सामने है। ताइवान और जो फिलीपींस का इलाका लुजोन है, जो आइलैंड है लुजोन का, उसके दरमियान से ये स्टेट गुजरता है। ये चाइना को एक्सेस देता है पैसिफिक ओशन में। इस तरफ आप आ जाएं, ये सुंदा नीचे, सिंगापुर, लॉम्बॉक, मलाका, ये तीनों स्टेट्स जो हैं ये चाइना की एक्सेस ब्लॉक करते हैं टू इंडियन ओशन। अभी जो मलाका स्ट्रेट है, इसको मलाका डायलेमा भी कहते हैं, ये चाइना की वो दुखती हुई रग है जिसको अमेरिका ने पकड़ा हुआ है। क्योंकि अगर मलाका स्ट्रेट को कोई चोक कर देता है, अमेरिका बंद कर देता है, तो चाइना का जो सारा फ्यूल और खाना जो अफ्रीका से, मिडल ईस्ट से जो सारा कुछ आता है, पेट्रोलियम सारा कुछ शिप्स में, वो यहाँ पे चोक हो जाएगा और चाइना जो है वो स्टार्व कर जाएगा और चाइना जो है वो सस्टेन नहीं कर सकेगा। जैसे आप हुर्मुज़ में आप देख रहे हैं कि गल्फ़ अरब स्टेट्स जो हैं वो चोक हो गई हैं, एग्जैक्टली इस तरह चाइना को चोक किया जा सकता है इंडियन ओशन की तरफ। तो ये चाइना का है मलाका डायलेमा। तो इसको जब आप इस नक्शे को, समंदर के नक्शे को देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि चाइना अपने लैंड के पीछे से क्यों CPEC और इससे लैंड के थ्रू जाना चाह रहा है इंडियन ओशन में, ताकि इस चोक पॉइंट से वो बाईपास करके डायरेक्ट लैंड के ऊपर से, पाकिस्तान के ऊपर से जाके डायरेक्ट इंडियन ओशन में आ जाए, अरेबियन सी में, और यहाँ से अपना फ्यूल ले, बसों पे लोड करे, टैंकर्स में, और बाय रोड चाइना पहुँचाए, इन केस ये ब्लॉक कर दिया जाता है चाइना की सी की एक्सेस। इसलिए CPEC चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए CPEC को नाकाम करना
बाकी पावर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी पैक अगर कामयाब हो जाता है तो ये जो चोक होल्ड है चाइना के ऊपर मलाक्का स्ट्रेट का, लॉम्बोक का और सुंदा का और ऊपर लूजोन का, ये लूजोन तो खैर पैसिफिक में है, लेकिन जो इंडियन नेशन की एक्सेस है, ये जो चोक है ये सारा उसका चेकमेट हो जाता है। चाइना इसको बाईपास करके पाकिस्तान से लैंड के थ्रू इंडियन ओशन में चला जाएगा, इस समुद्री रास्ते को बाईपास करते हुए। इसलिए सी पैक चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चाइना के दुश्मनों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये मैप आपको चाइना की जो रेड आपको नज़र आ रहा है यू शेप का, ये 9 डैश लाइन भी दिखाता है, ये आपको सारे चोक पॉइंट्स भी दिखाता है और जो करंट मीटिंग में बातें हुई हैं ये भी आपको बताता है। अच्छा जी, 9 डैश लाइन के ऊपर अब मैं 2-3 स्लाइडें मैंने बनाई हुई हैं, ये आपको मैं समझाऊं कि ये बेसिकली 11 डैश लाइन थी। ये जो पैरासेल आइलैंड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इस पैरासेल आइलैंड से आगे जाके वियतनाम और चाइना के दरमियान में गल्फ ऑफ टोंकिन आता है। ये 2 इसके डैश वहाँ पे थे, वो बाद में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने जब वियतनाम पे नॉर्थ वियतनामीज़ कम्युनिस्ट ने अमेरिका को हरा दिया, उनका कब्ज़ा था, तो उनको खुश करने के लिए वो 2 डैशेस चाइना ने अपने मैप से माइनस कर दिए। यानी यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम यूएन को मानते हैं, लेकिन जो बाकी 9 डैशेस हैं वो हमारे हैं। और चाइना ने, आपको पता है कि स्पार्टली आइलैंड्स, स्कारब्रो शोल, सेकेंड थॉमस आइलैंड, पैरासाल आइलैंड्स, इन सब में आर्टिफिशियल जजीरे बना के अपने बेसिस, एयर बेसिस, नेवल बेसिस बनाने शुरू कर दिए, जो काफ़ी हद तक बन भी गए। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इसकी वजह से टेंशन हो रही है, क्योंकि फिलीपींस कहता है कि जी स्कारब्रो शोल और सेकंड थॉमस शोल हमारी है, हमारे टेरिटोरियल वाटर में आती है, हमारी ईजी में आती है। स्पार्टली आइलैंड पर जो है वो ब्रुनाई का और मलेशिया का, वियतनाम उधर से कहता है कि हमारा पैरासाल पर वियतनाम का क्लेम है कि जी हमारा है, जबकि चाइनीज़ कहते हैं कि हमारा हैनान का आइलैंड इसके बिल्कुल साथ है, ये हमारा है। तो ये है साउथ चाइना सी का प्रॉब्लम। अब चाइना क्यों ऐसे कर रहा है, कर लेते हैं एक मिनट। बात ये है कि चाइना को इस समंदर से, ठीक है रिसोर्सेज होंगी, फिशिंग है, इसमें गैस वगैरह है, लेकिन इतना उसका नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर आप देखें ताइवान के साथ अगर चाइना की जंग होती है तो उसके बिल्कुल साथ फिलीपींस का लूजोन है। अब फिलीपींस का अमेरिका के साथ, आपको पता है कि 1898 में अमेरिका ने फिलीपींस पे कब्ज़ा किया था, स्पेनिश से छीना था। उसके बाद 50 साल तकरीबन अमेरिकन ने फिलीपींस पे कब्ज़ा रखा फिजिकल। उसके बाद 1956 में या 46 में आज़ादी मिली फिलीपींस को, लेकिन 1953 में अमेरिका ने इनके साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कर लिया कि जी अगर फ़िलीपीन पे हमला होगा तो अमेरिका पे हमला तस्वर होगा, और अगर अमेरिका पे होगा तो फ़िलीपींस पे हमला तस्वर होगा। अब मसला ये है कि फ़िलीपींस बिल्कुल चाइना के, आप देखें वियतनाम के बिल्कुल साथ है, और वो जो लूज़ान की स्ट्रेट है जो पैसिफिक में चाइना का रास्ता बंद करती है, वहाँ बैठा हुआ है। अब अगर ताइवान को कल चाइना जो है अटैक करता है या ब्लॉकेड करता है, तो ये जो लूज़ान है यहाँ से अमेरिका ने बेसिस से उठ के ताइवान का डिफेंस करना है। तो ये चाइना के लिए क्रिटिकल है कि इस फर्स्ट आइलैंड चेन से अमेरिका को बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये बिल्कुल उनके मुंह पर बैठे हुए हैं। तो इसके लिए उन्होंने मिसाइल्स भी ख़ास डिज़ाइन किए जो पहली आइलैंड चेन को मारेंगे, अमेरिकन बेसिस को। इसको कहते हैं A2AD, एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल। तो चाइना ने ऐसे सिस्टम्स बनाए हैं कि जो एंटी एक्सेस, अमेरिका की एक्सेस इस साउथ चाइना सी में रोकेंगे, एरिया डिनाइल, और एरिया डिनाई करेंगे अमेरिका को वो सिस्टम्स। वो इतने मिसाइल्स की ऐसी रेंज है कि वो इतना बड़ा शावर जाएगा कि अमेरिका को इस एरिया से पीछे जाना पड़ेगा, सेकंड आइलैंड चेन की तरफ, जो जापान से ऊपर से गुआम और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है, उस चेन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये A2AD चाइना की पॉलिसी है यहाँ पे कि हम एंटी एयर एरिया डिनाइल करेंगे, इसको एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल करेंगे, ताकि हम अमेरिका को इस फर्स्ट आइलैंड चेन से बाहर निकालें। उसके लिए चाइना का ताइवान पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ताइवान पे कंट्रोल नहीं होगा, ताइवान में भी अमेरिकन वेपन्स पड़े हुए हैं, यहाँ मनीला में, फिलीपींस में पड़े हुए हैं, आगे जापान और कोरिया में पड़े हुए हैं। तो चाइना को चारों तरफ से अमेरिका ने घेरा हुआ है। ये 9 डैश लाइन चाइना क्या करता है कि एक्सेस डिनाई करने के लिए कहता है कि सारा इलाका मेरा है, ताकि अमेरिका को कल को किसी टाइम पे रोकना हो तो उसके पास यहाँ पे ये छोटे छोटे आइलैंड जो वो बना रहा है, यहाँ पे ऐसे बेसेस हो जो एरिया डिनाई करें, अमेरिका को फर्स्ट आइलैंड चेन से बाहर पुश कर सके। तो ये इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जिस पे चाइना अड़ा हुआ है। हालांकि 2016 में UN के ट्रिब्यूनल ने चाइना के ख़िलाफ़ फैसला दिया कि नहीं जी, आप जो बात कर रहे हैं ये आपके हिस्टोरिक क्लेम वाली, ये UN के uncLOS जो है, uncLOS के लॉज के मुताबिक नहीं है, और आप ये आइलैंड्स को क्लेम नहीं कर सकते। ये जिनकी EEZ है, जिनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, सिर्फ वो मुल्क कर सकते हैं। चाइना के खिलाफ गई, चाइना ने वो माना नहीं, लेकिन चाइना क्या कर रहा है कि फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, एक चीज़ होती है उसको कहते हैं फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। कानून कोई भी बोलता है, अब अमेरिका ने जब कानून नहीं मानना होता तो नहीं मानता, इराक पर अटैक करना था नहीं माना, क्योंकि पावर है। पावर जब आपके पास होती है तो फिर आप जो है वो ये लॉ वगैरह और इंटरनेशनल लॉ को कोई नहीं मानता जब वो उनके मफादात के ख़िलाफ़ जा रहा हो और उनके पास ताकत हो।
यूएन के लॉज हमेशा कमज़ोर मुल्कों पर इस्तेमाल होते हैं। तो अब चाइना क्या कर रहा है कि लॉ को साइड पे रखते हुए फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड को चेंज कर रहा है। वो ऐसे बेसिस बना रहा है इन आइलैंड्स पे, रिक्लेम करके लैंड को, ड्रेजिंग करके और उनको फ्लैट करके कि जो वो 400 एकड़ तक, 300 एकड़ तक बड़े बड़े बेसिस बन गए चाइना के, री इन्फोर्स्ड, जहाँ पे उनके जहाज़ उतरते हैं और वहाँ से टेक ऑफ करते हैं। तो ये 9 डैश लाइन ये इलॉजिकल नहीं है, चाइना जिद में नहीं कर रहा, इसके पीछे स्ट्रेटेजिक लॉजिक है चाइना के लिए कि वो क्यों इसको कर रहा है। ये जी हिस्ट्री मैंने आपको थोड़ी सी बता दी कि 1930s में जो रिपब्लिक ऑफ चाइना थी, आरओसी जो कहते हैं, जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी, अभी तक कम्युनिस्ट नहीं आए थे, माओ के साथ जंग इनकी चल रही थी, उस टाइम जापान के साथ भी चल रही, 37 में जापान ने हमला कर दिया था। तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने 1930s में जापान के हमले के बाद, जापान ने जब सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया, ताइवान पकड़ लिया, तो उन्होंने ये 9 डैश लाइन का मैप निकाला था कि जी हमारा ये इलाका है और इसमें जो कुछ भी फ्रेंच या जापानीज़ कब्जा कर रहे थे ये हम आपसे वापस लेंगे क्योंकि ये हमारा है। फिर 47-48 में आरओसी जो है वो ख़त्म हो गई, माओ जंग जीत गया, तो चेयरमैन माओ ने फिर आ गई जो पीआरसी है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई। तो उन्होंने फिर इसको जो है 1947-48 में अडॉप्ट किया आरओसी के मैप को कि हाँ जी ठीक है, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना ने जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने जो मैप बनाया था बिल्कुल ठीक था, अब हम भी इसी को फॉलो करेंगे। 52-53 में मैंने आपको बताया कि गल्फ ऑफ टॉनकिन से उन्होंने अपनी दो डैश ख़त्म कर दिए ताकि वियतनाम के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो सके। 2000 अटैचेस द मैप टू यूएन नोट्स। चाइना अब क्या करता है कि जब यूएन इस पर कोई नोट भेजता है तो चाइना अपने पुराने मैप लगाता है कि जी देखें, ये यूएन से बनने से बहुत पहले, आपके ट्रीटी से बहुत पहले, आपके लॉ से बहुत पहले ये हमारा मैप है और ये हमारा हिस्टोरिकल क्लेम है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह हाँ, 3 अब उसमें हो ये सकता है, जो मैं आपको कोड ऑफ कंडक्ट वाली बात कर रहा था, सीओसी वाली, कि 3 ऑप्शंस हैं चाइना के पास। एक, इसको चाइना कह दे कि जी आइलैंड एट्रीब्यूशन लाइन, नैरो स्टेटिंग के जी डैशेस जो है सिर्फ आइलैंड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, बाकी जो मैरीटाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आप जिस अनक्लॉस के तहत जिस मुल्क का इकोनॉमिक जोन है वो करता रहे, सिर्फ ये आइलैंड्स हमें दे दें क्योंकि इस पर जो है हमारे बेसेस है और हमारा पुराना, ये सबसे मिनिमम चीज़ है जो चाइना मान सकता है। दूसरा चाइना कह सकता है, उससे सख्त बात यह है कि जी हिस्टोरिक राइट जोन है हमारा, कि हम इसमें जो है फिशिंग भी हम करेंगे और ये हमारा जो है एक्सक्लूसिव राइट्स है हमारे इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के। अब उस पर एक लेन देन हो सकती है कि जी फिलीपींस भी कर ले, हम भी कर लेते हैं, वो भी कर ले, हम भी कर लेते हैं, इस तरह की बात हो सकती है। ये फिर भी एक कदरे माइल्ड रास्ता है। जो सबसे सख्त स्टांस है चाइना ले सकता है वो है मैरीटाइम बाउंड्री। चाइना डिक्लेयर कर दे कि ये हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है, यानी हमारा एक्सक्लूसिव समंदर है, हमारी इजाज़त के बगैर इस समंदर में कोई नहीं आ सकेगा। जो मैंने आपको बताया 12 किलोमीटर होता है, चाइना इस पूरे इलाके को अपना मैरीटाइम बाउंड्री डिक्लेयर कर सकता है। ये सबसे हार्श थिंग होगी, सबसे सख्त चीज़ होगी जो चाइना कर सकेगा, जिसके बाद जंग तकरीबन होनी ही होनी है, क्योंकि अगर चाइना ने सारा समंदर पकड़ लिया तो फिर ये बाकी सारे लोग जो है इनके इकोनॉमिक जोन्स भी और बाहर के मुल्क अमेरिका और ये बाकी यूएस, इंडिया जो है, जापान, ये इसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये आपको 3 ऑप्शन चाइना के, लेकिन चाइना इनको वेग रखता है, एम्बिगुअस रखता है, ताकि उसको किसी एक पोजीशन पे कोई पिन ना कर सके और कल को उसको पोजीशन बदलनी पड़े तो वही 3-4 अपने पास ऑप्शन रखता है कि आज सख्त बात कर ली, कल थोड़ी नरम बात कर ली, परसों जो है किसी और बात पे, ताकि दरमियान में किसी जगह में आके फैसला हो जाए। और उसको इसको कहते हैं, एक और चीज़ है जी, उसको कहते हैं ग्रे जोन ऑपरेशंस। ग्रे जोन ऑपरेशंस ये होते हैं, जैसे अगर आपने देखा हो तो अभी इंडिया का और चाइना का जब तिब्बत में जंग हुई थी तो उसमें वो डंडे और लाठियाँ और ये चीज़ें इस्तेमाल हुई थी। कोअर्जन, मैंने आज गाड़ी भिजवाई, आपकी चेक पोस्ट के करीब से गुजारी, आपने गुजारी, आज मैंने शिप भिजवाया आपके आइलैंड के पास है, आपने मेरे आइलैंड के पास। इसको कहते हैं ग्रे जोन ऑपरेशंस, यानी वॉर से नीचे रहते हुए कोअर्जन फोर्स बिल्ड करना, अगले पे प्रेशर डालते रहना ताकि वो घबरा जाए कि यार ये तो डेली तंग कर रहा है, कोई रास्ता निकालो, ताकि आपको निगोशिएशंस में बेहतर रास्ता मिल सके। तो इसको कहते हैं ग्रे जोन ऑपरेशंस, जो वॉर के ऑपरेशन से एक स्टेप नीचे है, जिसमें मिलिट्री इस्तेमाल नहीं होती और उसके बाद जो है वो सिर्फ मिलिट्री से नीचे पैरा मिलिट्री फोर्सेस और वेपन्स इस्तेमाल, हैवी वेपन्स इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ ये कि डंडे, वाटर कैनन, इस तरह की चीज़ों से ग्रे जोन ऑपरेशंस करते हैं ताकि आपका क्लेम भी रहे, लेकिन जंग के थ्रेशोल्ड से आप एक स्टेप नीचे रहें। अब थोड़ा सा मैं आपको ताइवान के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ताइवान का मसला जो है वो बड़ा सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि चाइनीज़ अब समझना शुरू हो गए हैं कि यूक्रेन, ईरान और ताइवान की आर्मिंग, और जो फ़िलिपीन का मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने इनको भी जो है बहुत ज़्यादा एग ऑन करना शुरू कर दिया है, इनको मिलिटरीली जो है वो मजबूत कर रहे हैं। चाइना को अब ये लगना शुरू हो गया है कि ये किसी भी टाइम ताइवान से आज़ादी का ऐलान करवा देंगे। और चाइना ये भी देख रहा है कि ये ईरान, रशिया के बाद अब तीसरा, मैंने आपको बताया था शटर जोन्स का, शटर बेल्ट्स की हमने पूरी वीडियो की थी। तो जो यूरोप वाला शटर बेल्ट है वो एक्टिव है,
मिडल ईस्ट वाला शटल बेल्ट आपका एक्टिव हुआ हुआ है, एक शटल बेल्ट रह गया है, वो आपका ईस्ट एशिया वाला है और वो ये शटल बेल्ट है। तो चाइनीज़ को डर ये लगा हुआ है कि ये अमेरिकन रिट्रीट की बातें कर रहे हैं कि जी हम वापस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चले जाएंगे, तो ये जाते हुए कहीं इन सारे शटल बेल्ट्स को डिस्टर्ब ना कर जाएं। तो चाइना इस बारे में बड़ा नर्वस हुआ हुआ है। तो ये एक स्लाइड है, इसमें मैंने चाइना इसकी ताइवान की हिस्ट्री बताई हुई है कि ये पहले इसमें इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन लोग रहते थे, यानी जो ये समोआ और ये जो पैसिफिक आइलैंडर्स हैं, इस तरह की रेस रहती थी जो काले टाइप होते हैं। उसके बाद डच आए 1624 में, 20-30 साल वो रहे। उसके बाद एक जेंग था, वहाँ पे एक पायरेट था, डाकू था, उसकी बहुत बड़े डाकुओं की फोर्स थी, उसने डच को भगा के उसने अपना किंगडम कर लिया। फिर 1684 में जो चिंग डायनेस्टी थी चाइना की, उन्होंने आके जेंग को हरा के इसको पकड़ लिया। उसके बाद फ्रेंच ने 1-2 साल के लिए एक हिस्सा इसका पकड़ा रखा। जापान ने आके 1895 में इस पर पक्का कब्जा कर लिया और 1845 तक ताइवान जापान का हिस्सा रहा। 1945 में जब जापान जंग हार गया वर्ल्ड वॉर, तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी रिपब्लिक ऑफ चाइना की, चिन काई शेक की गवर्नमेंट थी, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी, उसने आके यहाँ पे जापान को सरेंडर जब जापान का हो गया, तो जितने इलाके जापान ने कब्जा किए थे वहाँ पे आरओसी की गवर्नमेंट, रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट आके बैठ गई। उसके बाद जब 49 में माओ ने आरओसी को मेनलैंड से हरा दिया और पीआरसी बन गई, पीपल्स रिपब्लिक बन गई, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, तो जो चिन काई शेक था उसने अपनी गवर्नमेंट उठा के ताइवान ले आया और उसने कहा कि जी वन चाइना पॉलिसी है, ये असल में चाइना की गवर्नमेंट है जो हम ताइवान से चाह रहे हैं, और हम दोबारा लड़के कम्युनिस्ट से ये वापस ले लेंगे चाइना, तब तक ये चाइना की गवर्नमेंट ताइवान में होगी। और ये यूएन ने एक्सेप्ट रखा। काफ़ी अरसे तक, मेरे ख्याल में 70s में जाके पीपल्स रिपब्लिक को यूएन की सीट मिली और ताइवान से वो सीट ले ली गई। नहीं तो पहले 20-25 साल ये जो ताइवान की गवर्नमेंट थी, इसको चाइना की गवर्नमेंट कंसिडर किया जाता था। तो अब चाइना जो है वो इसको जम करना चाहते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि फिज़िकल रीजंस हैं, शैलो है बहुत। अब आप इस तस्वीर में भी देखेंगे तो आगे आपको ब्लू नज़र आ रहा है, पीछे आपको वाइट ग्रे शेड नज़र आ रहा है, इसलिए कि वो बहुत शैलो है चाइना का कोस्ट। अगर ताइवान की कोस्ट उसको मिलती है तो एक तो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत बढ़ जाता है, दूसरा मैंने आपको बताया कि पैसिफिक ओशन में उसको रोकने का फर्स्ट आइलैंड चेन से वो गुजर जाता है, तीसरा मैंने आपको बताया कि उसकी नेवी के लिए, सबमरीन्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये स्लाइड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ देखिएगा क्योंकि ये जो है आपको सारी बात समझ में आएगी कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब चाइना के पास ऑप्शंस क्या हैं? एक तो जी है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोर्जन जो चाइना अभी कर रहा है कि जी वो इकोनॉमी को ताइवान की डिपेंडेंट करते जा रहा है, अपने ऊपर करता जा रहा है, ताकि एक टाइम आए तो ताइवानीज़ खुद कहें कि यार अब हमारा सारा कुछ इन्वेस्ट हो गया है चाइना में, तो हम अब क्या जो है वो लड़ेंगे चाइना से, चलो चाइना से मिल जाते हैं, जैसे हांगकॉन्ग वाले मिल गए, जैसे मकाओ वाले मिल गए। तो ये चाइना का फ़िलहाल ये प्लान है। इससे अगले स्टेप पे चाइना क्या कर सकता है? क्वारंटीन कस्टम्स इंस्पेक्शन। चाइना अपनी शिप्स लगा दे और कहे कि जी मेरी, चूँकि ये ताइवान मेरा इलाका है, तो ताइवान में जो भी शिप जाएगी ट्रेड करने, उसको चाइना के कस्टम्स इंस्पेक्ट करेंगे और चाइना का क्वारंटीन होगा। चाइना की अथॉरिटीज़ की कस्टम्स के बगैर कोई ताइवानी ये उससे अगला स्टेप है जो चाइना ले सकता है। मैं आपको एस्केलेशन लेटर बता रहा हूँ कि चाइना कैसे एस्केलेट कर सकता है ताइवान के साथ अपने मसाइल को। तीसरा है पार्शल और फुल ब्लॉकेड। चाइना ब्लॉकेड लगा दे कि ताइवान में कोई फ्यूल, कोई चीज़, कोई किश्ती बाहर से नहीं आएगी, हमारी नेवी ने इसको ब्लॉकेड कर दिया है और कोई आएगा तो हम जंग कर देंगे। ये उससे अगला लेडर पे, एस्केलेशन लेडर पे एक और स्टेप है। उसके आगे मिसल एंड एयर कैंपेन कि चाइना जो है वो सिर्फ मिसल्स और एयरप्लेन से बमबारी करे ताइवान पे और आखिर में ताइवानीज़ कहें कि जी हम सरेंडर कर देते हैं, हम आपकी बात मान जाते हैं, जिसको ये ईरान में करने की कोशिश की गई कि जी एरियल कैंपेन से हम ईरान को मनवा लेंगे बात। और जो लास्ट एस्केलेशन लेडर पे सबसे ऊंचा स्टेप है वो है एम्फीबियस लैंडिंग, कि चाइनीज़ शिप्स में फ़ौजी भर के स्ट्रेट ऑफ ताइवान को क्रॉस करके ताइवान पर फ़ौजी उतार दे और फिज़िकली जाके कब्ज़ा कर ले ताइवान पे। ताइवान की पॉपुलेशन आपको बता दूं 4 करोड़ है और ये 400 स्क्वायर माइल का इलाका है, तो जो पीछे बहुत सारे पहाड़ हैं, तो ये चाइनीज़ को भी पता है कि इतना आसान नहीं होगा, 4 करोड़ लोग हैं, टेरेन भी डिफ़िकल्ट है। आगे जो चाइना की तरफ है वो थोड़े से प्लेन्स हैं, पीछे सारे पहाड़ हैं, माउंटेनस रीजन है, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होगा एम्फीबियस लैंडिंग इस पर करना। इसीलिए चाइनीज़ कोशिश कर रहे हैं कि वो दिन ना आए जो रशिया को यूक्रेन में करना पड़ गया या जो अभी ईरान गल्फ़ में कर रहा है। हमें ये पीसफुली हम इसको अपने साथ मिला लें, क्योंकि चाइना डरता है कि इसको यूक्रेन की तरह इस्तेमाल करके, जिस तरह रशिया को वहाँ फंसाने की कोशिश की जा रही है यूक्रेन में, उस तरह हमें यहाँ पे फंसाने की कोशिश ना की जा सके। और जी इसमें छोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। फिलीपींस फ्लैश पॉइंट मैंने आपको बता दिया, 2 शोल्स हैं, ये जो स्कार्बरो शोल है और सेकंड थॉमस शोल है। ये छोटे छोटे रीफ्स है, एटोल्स है, पानी नीचे जाता है तो ये निकल आते हैं।
इन पे झगड़ा है। फिलीपींस कहते हैं हमारा है और चाइनीज़ कहते हैं कि हमारा है। ये आप देखेंगे तो उनकी 9 डैश लाइन के अंदर आ रहे हैं। अब 9 डैश लाइन जो है वो सारे मुल्कों की कोस्ट के साथ से गुजर रही है, जो कि लॉ के हिसाब से तो ठीक नहीं है, लेकिन चाइनीज़ कहते हैं कि जी हमारा चूँकि एंशिएंट क्लेम है तो इसलिए हम उसको नहीं मानते। अच्छा जी, ये एक है सेकंड थॉमस शोल के हवाले से मैं आपको बताऊँ, ये एक है इस पर एक शिप है सियरा माडर। ये 99 में क्या किया, फ़िलिपीन ने इस शिप को ले जाके उधर जाके ग्राउंड कर दिया थॉमस शोल में, सेकंड थॉमस शोल के पास कहा जी हमारी जो है शिप ग्राउंड हो गई है और इसमें क्रू है, अब ये क्रू यही रहेगा जब तक हम इस शिप को निकालते नहीं। 1999 की बात कर रहा हूँ आपको। तो आज उसको 17 साल हो गए। अब क्या होता है कि इस शिप के क्रू के बहाने और इसके लोगों को सामान पहुंचाने के बहाने 17 साल से फ़िलीपींस जो है वो शिप्स भिजवाता है कि जी हम तो अपने क्रू को, यानी क्या कि एक टांग फंसाने का, एक चाइना को तंग करने का, वहाँ पे अपनी टांग फ़िलीपींस ने फंसाई हुई है इस एक शिप को ग्राउंड करके वहाँ पे, और इसको सप्लाई करने के जी हम ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई करने जा रहे हैं, हमारी शिप उधर ग्राउंड हुई है, लोग हैं उस पर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इस तरह करके वो उसको अपनी टांग वहाँ पे फंसाते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको बतानी थी। पैरासल आइलैंड्स हैं वो वियतनाम के साथ, आपको बताया वहाँ वियतनाम के साथ इनका मसला हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अब एस्केलेशन के पाथवेज मैंने आपको समझा दिए हैं कि ये हो क्या सकता है। ग्रे जोन पेट्रोल्स, कोलिजन, बोर्डिंग और इंजरी, ये हो जाएगा। इससे अगला स्टेप अलायंस कंसल्टेशन एंड फोर्स मूवमेंट। अब ये स्टेप्स हैं किस तरह ये एस्केलेट कर सकता है। पहले ग्रे जोन पेट्रोल चल रहे थे, उसके बाद जो है शिप्स एक दूसरे में कोलाइड करना शुरू हो गई, उसके बाद अलाइज बीच में आ गए, यानी अमेरिका बीच में आ गया और उसने कहा कि जी हमारी आपके साथ चूँकि ट्रीटी है तो ये आपके साथ ज्यादती हो रही है और जो है वो हम आपकी हेल्प करेंगे। अब ये खतरा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि चाइना जो है वो ताइवान को ब्लॉकेड कर देता है और उसके बाद रीजनल जंग हो जाती है। जो मैंने आपको बताया कि अगर ताइवान को अमेरिका सपोर्ट पे आएगा तो उसके लिए उसको लूजॉन में फ़िलीपींस में आना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा वो ताइवान पे नहीं हट सकेगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये वॉर रीजनल हो जाएगी, एक ताइवान स्ट्रेट के क्राइसिस से निकल के ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन जाएगा और मेजर वॉर हो जाएगी। तो जी आज की ये प्रेजेंटेशन थी, आपको मैंने साउथ चाइना सी का बताना था। इसके बाद हम ईस्ट चाइना सी भी जाएंगे जहाँ पे जापान के साथ चाइना के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो एक और इशू है। लेकिन आज का इशू चूँकि आसियान का हुई थी मीटिंग, तो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए कि यहाँ पे क्या मसला चल रहा है और जो आसियान का मेमोरेंडम निकला है, जो इनका कम्युनिके निकला है, उसमें क्या बातें हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, ताकि आपको आइंदा के लिए समझ आ सके और आपको पता चल सके कि आपका सीपैक, आपके लैंड रूट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। क्योंकि ये सारा कुछ साउथ चाइना सी में चल रहा है, चाइना को एक्सेस के बड़े शदीद मसाइल हैं, इसलिए आपकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये सीपैक पर इतना झगड़ा और ये टेररिज्म और ये सारा कुछ होता है कि ये कहीं चाइना को ये मलाका डायलेमा से और अपने चोक पॉइंट से अमेरिका के निकलने का रास्ता ना मिल जाए। ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था कि ये आपसे रिलेटेड है, आपके सीपैक से। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।